वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरर पर। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं और हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनर्जी कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पहला पार्ट मैं पहले करा चुका हूं, उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद ये वाला पार्ट देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इन सभी में मैं एमसीक्यू के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझाता चल रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप तीन चार लेक्चर की पूरी सीरीज़ होगी, आप चारों तीनों देखिए, ठीक है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए जाकर के प्लेलिस्ट में, उसी प्लेलिस्ट में मैंने इसको डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है द पावर जनरेटेड इन विंड मिल। किसमें? विंड मिल की बात कर रहा है। विंड मिल हिंदी में पवन चक्की, ठीक है। मैं दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम से हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आपको दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जो विंड मिल है उसमें जो पावर जनरेट हो रही है, पावर जनरेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो पावर जनरेशन किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, यानी जो पवन चक्की से मिलने वाली जो ऊर्जा है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, वो हम पे किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है इज मोर देन अ रेनी सेशन सिंस द डैम्प ऑफ एयर, यानी बरसात के दिनों में ज़्यादा होती है, नहीं। डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ टावर, टावर की जो ऊंचाई होती है उस पर डिपेंड करती है। देखिए पवन चक्की कैसे होती है, पहले तो आप देखिए। इस तरीके से एक टावर लगा होता है ऐसे करके, है ना, और इस पे ऊपर की तरफ एक ऐसे करके मोटर सा लगा होता है, यहाँ पे इसमें ऐसे करके पर जुड़े होते हैं, ठीक है, और यहाँ से ऐसे तार निकला होता है। जब हवा चलती है ये पर घूमते हैं, ठीक है। दूसरे कलर से दिखाता हूँ। मान लो ग्रीन हवा चल रही है, हवा चलने पे ये कैसे होंगे? घूमेंगे। इधर से हवा आई और ये पर कैसे होंगे? घूमेंगे। पर घूमेंगे तो पर के अंदर हमने यहाँ पे क्या लगा रखी है? कॉइल लगा रखी है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। जब फिर वही वाली वाली बात, जब किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली घूमती है तो अब क्या निकलता है? करंट प्राप्त होता है, और उस करंट को हम इस वाले तार से कहाँ ले जाएंगे? यहाँ पे मान लो हमने बल्ब लगा दिया, तो बल्ब कैसा हो जाएगा? रोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हवा चल रही है, हवा से हमने ये चक्की को घुमाया, चक्की ने अंदर किसको घुमाया? कुंडली को घुमाया, और कुंडली को कहाँ घुमाया? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया। तब हमें क्या मिला? आई मिला। आई मतलब धारा मिली, धारा तार के थ्रू कहाँ चली गई? बल्ब में चली गई, आराम से इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। ये पूरी फिनोमेना है, ये पूरा का पूरा एक मेथड है। अब बताइए कि ये जो पर हैं वो किसके हिसाब से घूमेंगे? टावर की ऊंचाई के हिसाब से, जितना ऊंचा टावर होगा उतने ज्यादा पर घूमेंगे क्या? नहीं। मान लो 100 मीटर है और हवा नहीं चल रही है, 1000 मीटर कर लो, हवा नहीं चल रही तो पवन चक्की में नहीं चलेगी। तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा? तो ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ द एयर, हवा की वेग पे, हवा की गति पे, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या कह रहा है? डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी, यानी वायु की, एक मिनट, हाँ, वायु की गति पर, है ना। तो ये वायु की गति पर डिपेंड करेगा। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कुछ पवन चक्की के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा तो मैंने पूरी पवन चक्की आपको बना के समझा दी, कैसे कैसे होता है मैंने ये समझा दिया। मैंने ये भी बता दिया कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी या पावर, ठीक है। तो कभी भी टावर की ऊंचाई पे आप मत लगा देना कि जितना ऊंचा टावर होगा, बच्चे कंफ्यूज होकर ये लगा देते हैं टावर की ऊंचाई। नहीं, बनने वाली विंड मिल में बनने वाली जो एनर्जी है वो कभी भी टावर की ऊंचाई पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ द स्पीड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका मैं आंसर आपको चेक करा देता हूँ, कभी आप सोचोगे रेसर ने गलत करा दिया। देखिए आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी, डिपेंड ऑन द विंड वेलोसिटी, ठीक है, हवा के वेग पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि सही वाक्य को चुने। इसका जो हिंदी में मतलब आएगा उसका मतलब क्या होगा? सही वाक्य को चुने, ठीक है। नंबर 1, सन इज कंसीडर्ड एज द इनहैक्सेबल इनऑग्जस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनऑग्जस्टेबल का मतलब क्या होता है? इनऑग्जस्टेबल का मतलब होता है जो कभी भी खत्म ना हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया भैया? इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य को
इनऑग्जेस्टिबल माना जाता है, यानी सूर्य की ऊर्जा को कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा मान के चला जाता है। पहली बात, हमें कुछ कुछ सही लग रहा है, ठीक है। और कभी भी इस तरीके के जब ऑप्शन आते हैं तब बेटा आपको क्या करना होता है, मोर एप्रोप्रिएट आंसर लगाना होता है, ठीक है। यानी जो सबसे अच्छा आंसर हो वो आपको लगाना होता है। तो हमें कुछ कुछ ठीक लग रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, देयर इज द इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ द फॉसल फ्यूल इनसाइड द अर्थ। क्या जमीन के अंदर असंख्य मात्रा में या बेहिसाब मात्रा में फॉसल फ्यूल हैं? फॉसल फ्यूल मतलब प्राकृतिक जो ईंधन है वो मिलेंगे क्या? नहीं बेटा, ये तो हमारे पास लिमिट है, तो ये दूसरा वाला गलत हो गया। अगला देखते हैं, हाइड्रो एंड विंड एनर्जी प्लांट आर नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या हाइड्रो और विंड एनर्जी के जो प्लांट हैं वो नॉन पोल्यूटिंग है? देखिए बेटा, हाइड्रो पावर प्लांट से पोल्यूशन होता है, फिश मछलियाँ और ये सब चीज़ें क्या होती हैं बेटा, मारी जाती हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो जो पानी की जो स्पीसीज होती हैं या पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए थोड़ा नुकसान होता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोग बिल्कुल भी वैसा ऐसा नहीं मानते हैं कि वो क्या है, नॉन पोल्यूटिंग है। वो पोल्यूटिंग होती है, वाटर को पोल्यूट करते हैं। अगला आता है, वेस्ट फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन ईजिली डिस्पोज्ड। यानी जो आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होता है जहाँ पे यूरेनियम से लाइट बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वहाँ से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, वेस्ट का मतलब जो कचरा बचता है लास्ट में, उसको आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, उसको डिस्पोज करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपका आंसर कौन सा वाला सही है? सबसे सही आपका आंसर बेटा बैठ रहा है पहला वाला ही, कि सूर्य को हम क्या मान करके चलते हैं, इनऑग्जस्टिबल एनर्जी सोर्स मान के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर 1, यानी सूर्य को हम क्या करते हैं, अपार शक्ति का स्रोत मानते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर सही होगा। इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए तो आप बिल्कुल आंसर लगाइएगा और ये चीज़ रट लीजिए, याद कर लीजिए कि सूर्य जो है वो अपार ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला आंसर सही है आपका, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। देखिए पहला वाला सही है, सन इज कंसिडर्ड एज द इनऑग्जस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है, इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मॉडल in a hydroelectric power plant, more electrical power can be generated if water falls from the greater height because of। हिंदी में मतलब समझिए पहले, हिंदी वाले। इस तरीके से मोटर लगी होती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली होती है, विंड मिल में हर जगह ऐसी होगी, ठीक है। यहाँ पे पंखे लग रहे हैं, इस पंखे के ऊपर हमने पानी गिराया, पानी से ये पंखा घूमा। पवन चक्की में कैसे घूमता है, हवा से घूमता है, यहाँ पे हमने पानी से घुमाया। तो ये कह रहा है कि जो पानी हमने गिराया इसकी ऊंचाई को बढ़ा दें, ज़्यादा ऊंचाई से अगर पानी गिराएं तो ज़्यादा एनर्जी हमको मिलती है। ऐसा क्यों होता है, ये इस सवाल का हिंदी में मतलब है, ठीक है। इसके ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, उसका तापमान बढ़ जाता है। भाई पानी को ऊपर से गिराओगे तो उसका तापमान बढ़ जाएगा क्या? बढ़ जाएगा, लेकिन इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है और बहुत माइन्यूट सा बढ़ेगा। दूसरा है, लार्जर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ये बात हमें सही लगी, क्योंकि जितनी ऊंचाई से गिराएंगे, मान लो एक बॉल को आपने ऊपर पकड़ रखा है, ऊपर से नीचे गिराएंगे, तो जब बॉल आपके हाथ में है, ठीक है, मान लो आपने इसको पकड़ रखा है, तो जब तक बॉल आपके हाथ में है तब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, गतिज ऊर्जा नहीं है, उसमें स्थितिज ऊर्जा। जैसे आपने छोड़ दिया, उसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और जब तक नीचे आएगी, जब तक दूसरे आदमी के हाथ में कैच होने के लिए आखिरी पॉइंट पे जमीन पे गिरने वाली होगी, तब उसमें स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल जीरो हो जाएगी या कम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। और जमीन पर आने के बाद में उसकी गतिज ऊर्जा खत्म हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा दोबारा से उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा क्या होती है, K इक्वल टू हाफ mv², है ना, वो एक अलग चीज़ है। तो इसके टेम्परेचर से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात हमें सही लगती है। अगला देख लेते हैं पढ़ के, द इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टेंट ऑफ द वाटर इंक्रीज। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टेंट होता ही नहीं है, ठीक है। अगला, मोर वाटर मॉड्यूल्स क्या है, डिसोलेट इनटू द आयन। आयन से भी कोई मतलब नहीं है। आयन से मतलब तब होगा जब हम वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस कर रहे हैं। हम पानी में कोई केमिकल चेंज नहीं कर रहे हैं, हम पानी में कोई फिजिकल चेंज नहीं कर रहे। तो हम बस क्या कर रहे हैं, हम केवल उसको ज़्यादा ऊंचे से गिरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए। आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा बेटा, ठीक है। आप आंसर नंबर बी को सही लगाएंगे।
ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। लार्जर अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अधिक से अधिक मात्रा में जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसका आंसर चेक कर लो पहले। यस, देखिए आंसर नंबर बी, लार्जर अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला आता है 14। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंड पावर। अब वायु ऊर्जा है ना, वायु ऊर्जा मतलब पवन चक्की वाली बात है ना, उसको ध्यान में कर लीजिए। कैसे कैसे बताया था मैंने, एक ऊपर वो टावर होता है, टावर पे मोटर लगी होती है, उसमें पंखे लग रहे होते हैं, पंखे घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, वो वाली बात को याद कर लीजिए। अब देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंड पावर। ठीक है बेटा, आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने अपने इसी चैनल पे पूरे का पूरे कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज की पिछले वीडियो डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप अपने हिसाब से एनर्जी कंजर्वेशन को देखिए। मेरे चैनल पे एनर्जी कंजर्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप सभी वीडियो देखेंगे, आपको पूरा पूरा लाभ होगा और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि एग्जाम्स में आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है आप पिछला वाला देख लीजिए, उसके बाद में इस पे आइए। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने IMED का भी इसमें कर रखा है। ठीक है, चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंड पावर। विंड एनर्जी के लिए जो है कोई करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ठीक है, तो पहला क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड टू हार्नेस विंड पावर टू मिनिमम द ओपन स्पेस। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये मिनिमम ओपन स्पेस में लग जाता है, नहीं। ठीक है, अगला कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट ऑफ विंड ब्लोइंग एट हायर एल्टीट्यूड इज द सोर्स ऑफ विंड पावर। ये कह रहा है कि हायर एल्टीट्यूड, ज़्यादा ऊंचाई पर पानी, जो वायु की जो गति है, उस गति की जो कैनेटिक एनर्जी है, उस कैनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं हम लोग, जो जो कैनेटिक एनर्जी है वो वायु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। अगर हवा चल रही है और हवा में क्या है, गतिज ऊर्जा, उस गतिज ऊर्जा को हम पंखे से किस में बदल देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में। यांत्रिक ऊर्जा को हम मोटर से किस में बदल देते हैं, डायनामो से। यांत्रिक ऊर्जा को हम डायनामो से बदल देते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं और उस विद्युत ऊर्जा का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो ये वाली बात हमारी बिल्कुल सही हो गई। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, एट द हायर पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, यानी ज़्यादा ऊंचाई पे, और ज़्यादा ऊंचाई पे हवा की जो स्पीड अगर है, स्पीड अगर तेज चल रही है, तब क्या होगा, जो विंड एनर्जी है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। ओके, ये इसका मतलब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आप चेक कर लीजिए, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कहता है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें गलत स्टेटमेंट बताइए। आप याद रखिए, आपसे डायरेक्ट सवाल तो पूछ ही सकता है, कुछ इस तरीके के सवाल भी पूछ सकता है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट, आपके मानसिक स्तर को जांच सकता है कि इसने बाकी चीज़ें भी पढ़ी हैं या नहीं। एक सवाल के अंदर कम से कम 4 सवाल हैं इनमें। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन कहता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ, कि गलत वाक्य को चूज करें। पहला वाक्य क्या कहता है, वी आर इनकरेज टू प्लांट मोर ट्रीज सो टू इंश्योर द क्लीन एनवायरमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड द बायोमास फ्यूल। पहली बात हमें इसकी अच्छी लगी। क्या कह रहा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज होके, ज़्यादा से ज़्यादा आशातीत होके, या ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित होकर के क्या लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए। टू इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, किसके लिए, साफ सुथरे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए और बायोमास के लिए। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो बायोमास भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और पर्यावरण भी ज़्यादा से ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं बी, पहला वाला सही है। दूसरे देखते हैं, गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन क्रॉप्स वेजिटेबल वेस्ट डिकम्पोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है, मैंने इसको पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है बायोमास बायोगैस, तो जाकर के प्रीवियस लेक्चर में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ भी बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता है, एक गटर होता है, गटर या फिर एक चैम्बर बोल लीजिए, इसमें जितना सड़ा गड़ा अपशिष्ट पदार्थ है सब डाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। अब क्या होता है, ये सड़ता है। जब ये सड़ता है तो इसमें से क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, मुख्य घटक होता है। अगर आपसे पूछ ले कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, आप आंसर लगाएंगे क्या, मीथेन। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, आप बोलेंगे मीथेन। एक क्वेश्चन मैंने आपका ये तैयार करवा दिया। ठीक है,
तो ये पूछ ले बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन। तो जब हम इसको बंद कर देते हैं और ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं रहती है, तब क्या होता है, मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस, मार्श गैस, मार्श का मतलब कीचड़ है ना, कीचड़ से निकलने वाली गैस, यानी जो आपका कुकिंग गैस में भी होती है, सीएनजी में भी होती है, आपका इसमें बायोगैस में भी होती है। तो ये जो सामान आपने डाला है वो सड़ने लगता है, ठीक है, और वो सड़ने लगता है तो वहाँ से जो गैस निकलती है वो गैस जलाने के काम आती है, कुकिंग गैस के बराबर जलती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं गोबर गैस या बायोगैस। तो बायोगैस में मुख्य कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन गैस होती है। तो गोबर गैस कैसे बनती है, जब हम सड़ा गला कचरा जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं। तो आपका आंसर नंबर बी भी इसका सही लग रहा है ना, पहला ठीक, दूसरा भी ठीक। और हमसे पूछा कौन सा है, गलत वाला पूछा है। तो तीसरा देखते हैं, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोगैस इज इथेन and as is given to the lot of smoke and also produce a lot of residual ash। हिंदी में मतलब समझिए, बायोगैस का मेन इंग्रेडिएंट यानी घटक, मैंने क्या बताया था आपको घटक, मीथेन CH4 बताया था। भाई क्या बता रहा है यहां पे, ये बता रहा है इथेन, जो कि कैसा है, गलत है, ठीक है। इथेन कैसा है, गलत है। तो ये वाली बात हमारी इसमें गलत हो गई। अगला देखते हैं, इसको जलाने से बहुत सारी स्मोक मिलती है। स्मोक मतलब धुआं निकलता है, बिल्कुल नहीं निकलता। मैंने आपको बताया कैसे जलता है, कुकिंग गैस की तरह जलता है। और क्या जलता है, रेसिडुअल ऐश यानी राख मिलती है क्या, राख भी नहीं मिलती। यानी सेंटेंस नंबर 3 कैसा है, गलत है। और हमसे कौन सा पूछा है भैया, गलत ही पूछा है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, है ना। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द बायोगैस इज इथेन, इट इज गिवन टू अ लॉट ऑफ, इट इज गिवन टू अ लॉट ऑफ स्मोक एंड ऐश, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। नेक्स्ट, इसका आंसर आप चेक कर लीजिए, आंसर नंबर देखिए सी है, ठीक है। मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि सर मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है बायोगैस का, तो आप इथेन नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे मीथेन। मीथेन, मीथेन लिख देता हूं मैं हिंदी में, आप लोग गलत मत कर आइएगा। मेरा पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट अगर गलत करके आता है, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसे करके बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, मीथेन, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला लिख देता हूं CH4, ठीक है। इसका वो लिख देता हूं एटॉमिक मास, इसका अणु भार लिख देता हूं, ठीक है। 12 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है। इसका अणु भार 16। ये क्या है, बायोगैस का, बायोगैस का मुख्य घटक है, ठीक है। क्या है बेटा, मीथेन। आप इथेन नहीं लगाएंगे, मीथेन लगाएंगे, ओके। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है, वी नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल बिकॉज देयर आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें क्या करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल को यानी जो प्राकृतिक ईंधन हमें मिल रहे हैं उनको बचा के चलना चाहिए, क्योंकि वो कैसे एनर्जी हैं, तो बेटा वो हमें बार बार प्राप्त नहीं होंगे। एक बार कोयला खत्म हो गया पृथ्वी से, दोबारा प्राप्त नहीं होगा। एक बार पेट्रोल खत्म हो गया पृथ्वी से, दोबारा प्राप्त नहीं होगा। एक बार डीजल खत्म हो गया पृथ्वी से, दोबारा प्राप्त नहीं होगा। तो ये कैसे एनर्जी के रिसोर्स हैं, तो बेटा ये नॉन रिन्यूएबल के एनर्जी के रिसोर्स हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ओके बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये रहा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सभी लोग एमसीक्यू पे ध्यान दे रहे हैं, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया तब क्या करेंगे, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र आपका क्या होता है भैया, थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, इन अ थर्मल पावर प्लांट क्या जलता है,
पानी गर्म करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, किसी ईंधन को जलाते हैं, ईंधन को जलाने के बाद में और उसको पानी की भाप बनाते हैं, पानी की भाप को टरबाइन पे डालते हैं और टरबाइन घूमता है, यानी पंख घूमते हैं और पंख के अंदर क्या लगा होता है, मोटर लगा होता है। मोटर के अंदर क्या होती है, कुंडली। जब किसी विद्युत क्षेत्र में कुंडली घूमती है तो क्या होता है, धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ भी वही सिस्टम है कुंडली को घुमाने का। तो हम क्या करते हैं, इसको ताप देते हैं, जलाते हैं, और ताप दे करके जब जलाते हैं तब ये क्या होता है बेटा, क्या बनता है यहाँ पे, स्टीम बनती है। स्टीम बनती है, उसको हम टरबाइन पे घुमाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या जलाते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे फॉसल फ्यूल जलाते हैं। क्या जलाते हैं, फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल। अब बोलोगे सर लकड़ी क्यों नहीं जलाते, लकड़ी जलाओगे तो धुएं से मर जाओगे, इतना बड़ी मात्रा में चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का कोयला जलाते हैं। ठीक है, आंसर आ गया आपका फॉसल फ्यूल। ठीक है, चलिए फॉसल फ्यूल आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है फिर उसके बाद में ये स्पेस है, कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर सिमिलर टू द लार्ज इलेक्ट्रिक फैन। बड़ा इलेक्ट्रिक पंखा क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था पंखा कैसा होता है भैया, विंड मिल की तरह होता है, पीछे की तरफ लगा होता है, एक स्टैंड पे बना होता है, ऐसे बता था ना। ये क्या है, विंड मिल है ना। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, विंड मिल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, विंड मिल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पवन चक्की आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको छोड़ो, अगला देखते हैं। स्पेस दे रखा है, सरफेस एब्जॉर्ब्स मोर हीट। कौन सा सरफेस, कौन सी सतह ज्यादा ऊर्जा को या गर्मी को अवशोषित करेगी। पढ़ा था ना, आदर्श कृष्णिका, हिंदी वालों आदर्श कृष्णिका, काली सतह, या बोलते हैं ना कि काली भैंस को ज़्यादा गर्मी लगती है, गाय को कम गर्मी लगती है। क्यों, क्योंकि उसकी सतह काली है। तो काला जो पदार्थ होगा या काली सतह होगी उस पर ज़्यादा तेजी से गर्मी लगेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को अवशोषित कर लेगी। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देखिएगा, आपकी मोटर बाइक की जो गद्दी होती है, अगर वो ब्लैक है तो कितनी तेज गर्म हो जाती है धूप में, है ना। वहीं अगर सफ़ेद होगी तो वो थोड़ी कम होगी। क्यों, क्योंकि वो ऊष्मा को थोड़ा सा कम एब्जॉर्ब करेगी। तो काली चीज़ें कैसे करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक सरफेस, काला सतह, काली सतह ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को अवशोषित करती है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एनर्जी कंजर्वेशन का ये लेक्चर है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, खूब ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, यही हमारी अपेक्षा है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, कोरोना टीका लगवा लीजिए, बहुत ज़रूरी होने पर घर से बाहर निकलिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।